आज हम एक कानूनी मामले की तह तक जा रहे हैं जो पहली नजर में एक साधारण पारिवारिक झगड़ा लगता है। टाइटल सूट नंबर 1772018। कहानी सीधी है। एक बहन है कुंती कुमारी जो अपने दिवंगत भाई गोरे नोनिया की नौकरी और सारे पैसे वैसे के लिए उनकी विधवा पत्नी मंजू देवी पर केस कर रही हैं। और ऐसे मामले तो हमें हर दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम इस केस के क्यों या क्या में नहीं बल्कि कैसे में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खास तौर पर हम बचाव पक्ष की रणनीति देखने वाले हैं। बिल्कुल। सोचिए कि वादी का जो मुकदमा है वो एक इमारत की तरह है। आज हम देखेंगे कि कैसे बचाव पक्ष यानी मंजू देवी के वकील एक कानूनी रैकिंग बॉल लेकर आए हैं और इस इमारत को ईंट दर ईंट सुनवाई तक पहुंचने से पहले ही गिरा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैकिंग बॉल का कानूनी नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 7 रूल 11। हाँ, ये कानून का एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक है। इसका मकसद ही यही है कि जो केस पहली नजर में ही बेबुनियाद या कानून के एकदम खिलाफ लगे, उसे सालों तक अदालत का वक्त बर्बाद करने से पहले ही रोक दिया जाए। तो आज हम इसी कानूनी दांवपेच को समझने वाले हैं। तो चलिए इस कानूनी तोड़फोड़ को करीब से देखते हैं। सबसे पहले बचाव पक्ष ने इमारत की नींव पर हमला किया है, यानी पैसों के दावे पर। वादी कुंती कुमारी असल में अदालत से मांग क्या रही हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। उनके दावे के दो हिस्से हैं जिन्हें अक्सर लोग मिला देते हैं। पहला, अनुकंपा के आधार पर नौकरी, और दूसरा, भाई की मौत के बाद मिलने वाले सारे पैसे जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बीमा वगैरह। बचाव पक्ष ने इन दोनों को कानूनी तौर पर बिल्कुल अलग-अलग करके देखा है। और पैसों वाले मामले पर उनका पहला और शायद सबसे मजबूत वार क्या है? उनका सबसे मजबूत हथियार है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। देखिए, हमारा कानून परिवारों में कंफ्यूजन को रोकने के लिए एक बहुत ही साफ, लगभग क्रूर पदानुक्रम, एक हायरार्की बनाता है। कानून कहता है कि किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चे एक अंदरूनी सर्कल में आते हैं। ये क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं, इनकी सुरक्षा सबसे पहले है। और भाई बहन वो कहाँ आते हैं? भाई बहन क्लास 2 उत्तराधिकारी होते हैं, यानी वो बाहरी सर्कल में आते हैं। और कानून का नियम पत्थर की लकीर जैसा है। अगर क्लास 1 का एक भी सदस्य जिंदा है तो क्लास 2 वालों को संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत सीधा और सपाट नियम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बहन का पैसों पर कोई हक बनता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए? क्या इसमें कोई लेकिन या अगर की गुंजाइश नहीं है? ये पारिवारिक नजरिए से तो काफी कठोर लगता है। कठोर लग सकता है, लेकिन कानून यहाँ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। क्योंकि मृतक गोरे नोनिया की पत्नी मंजू देवी जिंदा है और वो एक क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं, इसलिए बहन कुंती कुमारी का पैसों पर कानूनी अधिकार शून्य है। जीरो। वो उस अंदरूनी सर्कल को भेद ही नहीं सकती जिसे कानून ने प्रोटेक्ट किया है। इसलिए पैसों के लिए किया गया ये मुकदमा सीधे तौर पर कानून द्वारा वर्जित है, यानी बार्ड बाय लॉ है। और यही पर ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लॉज डी लागू होता है। तो पैसों का दावा तो कानूनी तौर पर शुरू होने से पहले ही खत्म है। इमारत की नींव ही खोखली निकली। लेकिन मुझे लगता है कि वादी का असली दांव नौकरी पर था। यहाँ उनका तर्क क्या था? क्योंकि ये तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। हाँ, ये तर्क बहुत ही अनोखा है और यहीं से केस और दिलचस्प हो जाता है। उनका कहना है कि चूंकि उनके भाई को ये नौकरी उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी, इसलिए ये नौकरी अब एक तरह की पारिवारिक संपत्ति, एक विरासत बन गई है जो अब उन्हें मिलनी चाहिए। नौकरी एक विरासत है, मतलब जैसे जमीन जायदाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, वैसे ही सरकारी नौकरी भी मिलेगी। बिल्कुल। और ये तर्क कानूनी तौर पर एक रेत के महल जैसा है। अनुकंपा नियुक्ति का मकसद समझना होगा। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जो परिवार में घूमती रहेगी। ये एक सोशल सेफ्टी नेट है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक लाइफ राफ्ट है जो उस परिवार को दिया जाता है जिसके कमाने वाले सदस्य की अचानक मौत हो जाए, ताकि वो डूबने से बच सके। अच्छा। जब 35 साल पहले 1988 में पिता के मृत्यु के बाद भाई गोरे नोनिया को नौकरी मिल गई, तो परिवार उस लाइफ राफ्ट पर सवार हो गया और सुरक्षित किनारे पहुंच गया। मिशन पूरा हो गया। अब आप 35 साल बाद ये नहीं कह सकते कि अरे वो लाइफ राफ्ट तो हमारी पुश्तैनी नाव है, अब इसे हमें दो।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य जैसे कई मामलों में साफ कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत का हक नहीं है। ये नियमों का एक अपवाद है, मदद का एक तरीका है जिसे बार बार भुनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो नौकरी एक विरासत है वाला तर्क भी कानूनी तौर पर एक डेड एंड है, लेकिन वादी के वकील ने सिर्फ इस तर्क पर तो भरोसा नहीं किया होगा। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश भी तो की होगी कि बहन अपने भाई पर निर्भर थी, उसके लिए कुछ सबूत तो दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर बचाव पक्ष ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और वादी के दिए सबूतों की तारीखों को गौर से देखा, और जो उन्हें मिला वो काफी मजेदार है। क्या मिला? वादी ने निर्भरता साबित करने के लिए जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं वो सब साल 1988 के हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि वो दशकों पहले अपने पिता गंगा नोनिया की मृत्यु के समय उन पर निर्भर थीं। एक मिनट, क्या कह रही है आप? ये केस तो भाई की मौत पर है जो 2016 में हुई थी, और वो सबूत दे रही हैं 1988 का। ये तो ऐसा है कि आप आज की कॉफी के पैसे चुकाने के लिए 80 के दशक की कोई रसीद दिखा रहे हो। इसका क्या मतलब बनता है? बिल्कुल यही बात बचाव पक्ष ने कही है। इस मुकदमे का आधार 2016 में हुई भाई की मौत है। वादी ने एक भी कागज ऐसा नहीं दिया जिससे ये साबित हो कि वो 2016 में अपने भाई पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं। कानूनी तौर पर अगर कोई शादीशुदा बहन सालों पहले अपने पिता पर निर्भर थी, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि वो अपने भाई पर भी निर्भर मानी जाएंगी, खासकर जब भाई का अपना बीवी बच्चों वाला परिवार हो। निर्भरता हर बार नए सिरे से साबित करनी पड़ती है। और इस मामले में कोई और भी सबूत था जो बहन के दावे के खिलाफ जाता हो? हाँ, एक बहुत मजबूत सबूत। गोरे नोनिया के सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी मंजू देवी का नाम है। ये एक तरह से मृतक की आखिरी इच्छा जैसा है, जहां उन्होंने खुद लिखकर दिया है कि मेरे बाद मेरा आश्रित कौन है। जब मृतक ने खुद अपनी पत्नी को अपना एकमात्र आश्रित घोषित किया हो, तो बहन का दावा और भी कमजोर हो जाता है। कमाल है। तो हमारे पास पैसों का एक ऐसा दावा है जो कानून द्वारा वर्जित है, नौकरी का एक ऐसा दावा है जो एक गलतफहमी पर आधारित है, और निर्भरता का ऐसा सबूत है जो दशकों पुराना और अप्रासंगिक है। अब सवाल यह है कि बचाव पक्ष इन सभी तर्कों को एक साथ एक कानूनी याचिका में कैसे पिरोता है। यही पर हमारा वो रेकिंग बॉल यानी ऑर्डर 7 रूल 11 पूरी ताकत से काम आता है। इस नियम को ऐसे समझिए कि ये अदालत के दरवाजे पर खड़ा एक बहुत सख्त बाउंसर है। बाउंसर? ये मजेदार है, समझाइए। देखिए, अदालत एक क्लब की तरह है, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाने के लिए आपके पास एक वैलिड एंट्री पास होना चाहिए, जिसे कानून की भाषा में वाद पत्र या प्लेंट कहते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 का बाउंसर उस पास को दरवाजे पर ही चेक करता है। अगर पास को पढ़ते ही लगे कि ये नकली है या इस पर लिखी कहानी में कोई दम नहीं है, या ये किसी ऐसे नियम को तोड़ रहा है जो क्लब ने बनाया है, तो बाउंसर आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अंदर जाकर अपनी कहानी सुनाओ, वो कहेगा आप यहीं से बाहर हो जाइए। और इस मामले में वादी के पास में क्या गड़बड़ थी जिसे बाउंसर ने पकड़ लिया? 2 बड़ी गड़बड़ियां। क्लॉज डी कहता है कि अगर आपका दावा किसी कानून द्वारा वर्जित है तो आप बाहर हैं। यहाँ पैसों का दावा हिंदू उत्तराधिकार कानून से वर्जित है, तो ये सीधे सीधे बाहर हो गया। और क्लॉज ए कहता है कि अगर आपके दावे में मुकदमे का कोई कारण मतलब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो भी आप बाहर हैं। मुकदमे का कारण, ये सुनने में भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? कॉज ऑफ एक्शन वो कानूनी चिंगारी है, वो वजह है जो आपको केस करने का हक देती है। ये वो फैक्ट्स का सेट है जिसे देखकर लगे कि हाँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और कानून आपकी मदद कर सकता है। यहाँ बचाव पक्ष कह रहा है कि बहन के पास वो चिंगारी ही नहीं है। नौकरी को विरासत समझना और 35 साल पुराने दस्तावेज दिखाना, ये कोई कानूनी चिंगारी नहीं है, ये सिर्फ धुआं है। और बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती, यानी मुकदमा नहीं चल सकता। यहाँ बजाव पक्ष ने एक और दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है, क्लेवर ड्राफ्टिंग, यानी चालाकी से लिखा गया वाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई बार वकील जानते हैं कि उनके केस में दम नहीं है, लेकिन वो शब्दों का ऐसा जाल बुनते हैं, कहानी को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि पहली नजर में लगे कि शायद कोई बात है। वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पी कुमारकुरुबरन जैसे कई नए मामलों में कहा है कि अदालतों को ऐसी चालाक ड्राफ्टिंग से सावधान रहना चाहिए और अगर लगे कि सिर्फ शब्दों के हेर-फेर से एक झूठा मुकदमा खड़ा किया गया है तो उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। और सलीम भाई बना महाराष्ट्र राज्य वाले केस का यहाँ क्या रोल है? सलीम भाई का सिद्धांत इस बाउंसर वाले एनालॉजी को और मजबूत करता है। ये सिद्धांत कहता है कि ये फैसला करने के लिए कि किसी को क्लब के अंदर आने देना है या नहीं, बाउंसर को सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का एंट्री पास यानी वादी का वाद पत्र देखना है। उसे बचाव पक्ष से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं या आपके पास क्या सबूत है। अगर वादी ने अपने पास में ही खुद लिख दिया है कि वो कौन है और क्या चाहती है और वो बातें ही कानून के खिलाफ है तो फैसला वही हो जाएगा। तो इसका मतलब अदालत को बस ये देखना है कि क्या वादी ने अपनी कहानी में ही खुद को कानूनी तौर पर गलत साबित कर दिया है। बिल्कुल। इस मामले में वादी ने खुद अपनी अर्जी में लिखा है कि वो मृतक की बहन है और मृतक की पत्नी जिंदा हैं। बस ये दो बातें ही हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उनके पैसों के दावे को खारिज करने के लिए काफी हैं। अदालत को बचाव पक्ष की एक भी दलील या सबूत की जरूरत ही नहीं है। वादी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो बचाव पक्ष का कहना है कि ये पूरा मुकदमा कानून की एक बड़ी गलतफहमी यानी नौकरी को विरासत समझना, अप्रासंगिक और पुराने दस्तावेजों जो पिता से जुड़े हैं भाई से नहीं, और उत्तराधिकार के साफ सुथरे कानूनी क्रम को नजरअंदाज करने पर टिका है। हाँ, ये मामला इस बात का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि ऑर्डर 7 रूल 11 को कानून की किताब में क्यों रखा गया था। इसका मकसद ही अदालतों का कीमती वक्त बचाना है और उन लोगों को बेवजह की परेशानी और उत्पीड़न से बचाना है जिनके खिलाफ बेबुनियाद केस किए जाते हैं। सोचिए, इस मामले में एक विधवा को अपने उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है जो कानून ने उसे साफ साफ दिए हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। और वो सवाल ये है कि जब कानूनी सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इतने साफ हैं, तो फिर सिस्टम में ऐसी क्या कमजोरियां हैं या लोगों की ऐसी क्या मजबूरियां या प्रेरणाएं होती हैं कि कोई ऐसा मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिसके जीतने की संभावना लगभग शून्य हो। सही बात है। क्या ये सिर्फ कानून की अज्ञानता है या ये किसी गलत कानूनी सलाह का नतीजा है, या फिर ये सिस्टम की उस धीमी रफ्तार पर एक दांव है जहां लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये हमारे न्याय प्रणाली की सुलभता और उसके संभावित दुरुपयोग दोनों के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।